आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला उतना ही बड़ा होता है। ऑलरेडी हमारी कुछ एजुकेशनल सैटेलाइट्स जो है ना वो पाइपलाइन में है। ही इज वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन। आप यकीन जानिए कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो। लोगों के पास यहाँ पे बिजली के बिल, खाने का पैसा नहीं है। जो ड्रोन कैमरा भी आ गया, जी, वो ड्रोन कैमरा पुलिस का उन्होंने मार के गिराया था। एक तो हमने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया हुआ है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। आज जुमे के दिन है, बहुत मुबारक दिन है, बहुत ख़ास दिन है और आज बहुत सारी ख़बरें जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आगाज़ हम करेंगे हदीस मुबारका से कि आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला उतना ही बड़ा होता है। आज पाकिस्तान के लिए नाजरीन तारीख साज दिन है। जी हाँ, आज हम खलाई मिशन में बाकायदा शामिल हो जाएंगे और चाइना के इश्तराक से पाकिस्तान अपना EQQ प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। इस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे डिटेल में और आपको बताएंगे कि आज ये कितना तारीख साज दिन है, इसके पीछे कितनी मेहनत है और क्या कुछ किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपको बताऊँ कि आज की बड़ी खबर क्या है। चांद पर कमर बांधने का मिशन iCube कमर आज खला में रवाना होगा। कमर में नस्ब 2 कैमरे चांद के मौसम, हालात और सतह पर जिस तरह से सूरत हाल है उसका जायजा लेंगे। पूरी कौम के लिए तारीखी दिन है। माहौलियाती आलूदगी को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब का ऐसे इक़दाम। मरीम नवाज का सूबे में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। माहौलियाती आलूदगी में शहरी कैसे मदद फराहम कर सकते हैं, जानेंगे आज के शो में। क्या स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों उजरती माओ की गोदें अब थम जाएंगी? कच्चे के डाकू हों या शहरी के पक्के लुटेरे, सदर मुमलिकत ने एक्शन का फैसला कर लिया। सिंध भर में टास्क फोर्स और कराची में शाहीन फोर्स में नई जिद्दत लाने का फैसला। और पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, पाकिस्तानी नौजवान ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाने की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। फख्रे पाकिस्तान इरफान महसूद आज होंगे हमारे मेहमान। सबसे पहले बात होगी आज की सबसे अहम खबर पर। चांद पर जाने का शौक, पाकिस्तान का ये शौक चीन की मदद से अब से चंद घंटे बाद पूरा होने वाला है। चाइना ने 7 किलो का छोटा मसनूई सैयारा लॉन्च करने में मदद का वादा किया था, जो आज तकमील तक पहुंचेगा। इत्तलात हैं कि पाकिस्तानी तलबा की मदद से ये मसनूई सैयारे दो कैमरों के साथ चांद के मदार में चक्कर लगाने जा रहे हैं। ये मिशन पाकिस्तान के बजाय चाइना से रवाना होगा और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि माजी में भी पाकिस्तान सदर गुलाम इसाक खान और वज़ीर आज़म बेनज़ीर के दौर में एक कामयाब मिशन भेज चुका था। माजी में बदर अव्वल को चीनी रॉकेट पर फ़ज़ा में भेजा गया और इस वक्त बदर अव्वल ने 17,500 मील फी घंटा की रफ्तार से चांद की ज़ेली ऑर्बिट में चक्कर लगाया था और उसके बाद अब ये iCube मिशन आज रवाना होने वाला है। तो ये चांद पर कमर बांधने का मिशन है और इस वक्त पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड हैं कि माशाल्लाह से पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल होने जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद से अफजाल अब्बासी ने ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि लोगों के तासुरात क्या हैं। जी अफजाल, बताइएगा। जी सैरिश, इस वक्त मैं लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी का ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंसेस है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान का खलाई मिशन जो है वो आज चांद पर जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंसेस के प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, सर बताइएगा आज के इस हिस्टोरिक दिन के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया जी। ये अल्लाह का शुक्र है कि एक जब से ये कुछ बाकी ममालिक जो हैं वो अटैम्प्ट करके कामयाब हुए थे कि चांद पे पहुंच गए हैं, तो एक साइकोलॉजिकल सा आप कह लें कि प्रेशर फील कर रहे थे हमारे ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स भी, हमारी कौम भी। तो एक बड़ा अच्छा इक़दाम ये हुआ कि अब ये हम भी वो उस फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जो चांद पे उतर रहे हैं और चांद पे मुशाहिदात जो हैं वो कर रहे हैं। आल्दो ये एक आम तौर पे जो हमारे पास जो मुशाहिदाती सैटेलाइट्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं और एक बड़े मिशन के साथ मिलके आप ये काम करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर अपनी कौम को इस साइकोलॉजिकल प्रेशर से निकालना ये असल चीज़ है यहाँ पर। और वह 2 कैमरों के साथ हो जाएगा और जो चांद की फार साइड है, जो बियॉन्ड, जो दूसरी तरफ जो आम
आमतौर पर ज़मीन से नहीं देखी जा सकती, उसके मुशाहिदात जो हैं वो हम तक पहुँचेंगे। तो ये एक इंतहाई खुशाइंद कदम है और हमें वो टेक्नोलॉजी की दौड़ के अंदर हमें कम से कम हम उसके साथ शामिल ज़रूर हो गए और हम उसके साथ बढ़ते जाए। डेफिनेटली आज एक छोटा सेटेलाइट हम भेज रहे हैं और कल इसके इम्प्रूव वर्जन भी भेजा जाएगा, लेकिन बुनियादी तौर पे मुझे जो खुशी है ज़्यादा वो इस बात की है कि हम साइकोलॉजिकली हम किसी भी अपने जो मद्दे मुकाबिल आने वाले टेक्नोलॉजी के मैदान में दूसरे ममालिक हैं उनकी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। जाहिर है एक हिस्टोरिक दिन है और लोग बड़े सवाले से खुश हैं और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि एक साइकोलॉजिकल जो एक प्रेशर था उससे भी कुछ रिलीफ मिलेगा। इस वक्त हम चलेंगे पेशावर जहां पर आसिफ शहजाद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या जज्बात है लोगों की, क्या सूरत हाल है। जी आसिफ। हाँ जी बिल्कुल, इंतज़ार की वो घड़ियाँ ख़त्म हो गई जिसका इंतज़ार था। आज हमारा जो खलाई मिशन है वो चांद पर जाने के लिए रेडी हो गया है। तमाम जो पेशावर भर की स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर बच्चों को इस हवाले से बताया जा रहा है कि आज हम एक बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। हम मौजूद हैं पेशावर मॉडल स्कूल में, जहाँ आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि हम चांद के मिशन पर जाते हैं। तो क्या होता है सर, क्या क्या बता रहे हैं आप बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है। हम बता रहे हैं बच्चों को ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीज़ें, अब चांद पे जाने के लिए हमें बहुत सारी इक्विपमेंट, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के लिए चाहे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उनके लिए बताना होता है कि जो इनिशियल लेवल पे जो काम होता है वो करके हम आगे बड़े बड़े लेवल अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारा मुल्क एटमी ताकत है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि दुनिया का छठा मुल्क बन जाएगा जो चांद पे जाएगा हमारे पास। और मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ है हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारे बच्चों के लिए। ये हमारा कौम का मुस्तकबिल है और हम इनके साथ दिलो जान के साथ लगे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इससे ज़्यादा एफर्ट्स पुट करेंगे। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ये कौम के जो मेमार हैं एफर्ट कर रहे हैं। बच्चे क्या कहते हैं, आप कितनी खुशी हो रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुदेश है। मैं ग्रेड 7 से हूँ और मुझे बहुत खुशी है, मुझे फ़ख्र है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान छठे नंबर पर न्यू स्पेस पे जी बिल्कुल, देखें बच्चे भी खुश हैं और उनका यही कहना है कि हम ये जाहिर है तलबा के लिए भी बड़ा हिस्टोरिक दिन है और जाहिर है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से कलेक्ट होगी ये आगे इनके काम आएगी। अभी हम चलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सलमान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वहाँ पर कितनी मेहनत के बाद आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत तकरीबन 2 साल की मेहनत के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, यही वो जगह है, यही वो मकाम है जहाँ के प्रोफेसर्स ने, फैकल्टी मेंबर्स ने और स्टूडेंट्स ने 2 साल की मेहनत से ये iCube कमर जो है वो तैयार किया और उसके बाद फिर 6 से 8 माह की इंतहाई रिगरस टेस्टिंग के बाद पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को, पाकिस्तान के इस सैटेलाइट को चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूर किया है। यानी ऐसा नहीं है कि चाइना ने कोई पाकिस्तान की ख़ास हेल्प की है, उन्होंने नो डाउट हमें मौका फराहम किया, एक चांस दिया और पाकिस्तान ने वो चांस जो है अवेल किया। लेकिन वो चांस भी ऐसे अवेल किया कि पाकिस्तान क्योंकि एशिया पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेस रिसर्च से मुतालिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका रुकन है, तो तमाम मुल्कों को चाइना की जानिब से कहा गया था कि जो जो मुल्क इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल, और ये तकरीबन 8 ममालिक थे जिनमें से पाकिस्तान को चूज़ किया गया, उनकी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया और ये इजाज़त मिली पाकिस्तान को। अंत तक मेहनत का नतीजा है। सलमान बहुत शुक्रिया और दीगर नुमाइंदगान का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी। और अब हम बात करेंगे उनसे जो कि रूह रवा हैं इस सारे मिशन के, जिनकी वजह से आज ये मुमकिन हो पाया है। कोर कमेटी के मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से, HOD भी हैं डॉक्टर खुरम खुर्शीद साहब जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं और डॉक्टर रेहान जो कि कोर टीम के मेंबर हैं iCube कमर मिशन के। बोथ ऑफ यू बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुरम, डॉक्टर रेहान, आप दोनों को मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगी। माशाल्लाह आप लोगों की अंत तक मेहनत, इसका नतीजा है कि आज ये पहला खलाई मिशन जा रहा है। सर मुझे बताइएगा इस हवाले से क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों की और इस खलाई मिशन में आप दोनों के किरदार के हवाले से हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए, जरा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारी तरफ से भी आपको भी बहुत मुबारक और पूरी पाकिस्तानी नेशन को बहुत मुबारक। मैं और डॉक्टर रेहान हम दोनों इस मिशन के iCube कमर के कोर टीम मेंबर हैं। सो बेसिकली जो सारी ओवरऑल डिज़ाइन और डेवलपमेंट है वो हमारी सुपरविजन में हुआ है और फीलिंग्स हमारी बड़ी प्राउड फीलिंग्स हैं, बड़ी खुशी है। स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की माशाल्लाह
बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया रिसर्चर्स ने। सो ओवरऑल पूरी कम्युनिटी या पूरी यहाँ पे हमारी तरफ एक बड़ा अच्छा खुशी का माहौल है माशाल्लाह। अच्छा, आयरन की बात की जाए तो डॉक्टर साहब इस मिशन में डॉक्टर रेहान और आपका रोल इसमें क्या है? सुपरविजन तो बिल्कुल आप लोगों ने की है, इसके अलावा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर रेहान मैं थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि डॉक्टर खुरम ने बताया कि ओवरऑल इस सारे प्रोजेक्ट में अभी हमारे लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग है, नॉट ओनली फॉर हमारे लिए बल्कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी। तो हमारा रोल इसमें ऐसे है कि जब भी कोई सैटेलाइट का प्रोजेक्ट होता है और वो कंसीव किया जाता है तो उसमें डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट होते हैं जो हम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं, फिर उस चीज़ों की टेस्टिंग होती है, फिर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ओके हमने ये कुछ करने हैं तो इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी और बाकी वो फैसिलिटीज़ कहाँ से आएगी। तो ये जो पूरा एक जॉइंट वेंचर था, ये इसमें हमें चाइना की पार्टनर्स की तरफ से भी सपोर्ट मिली। तो वो जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए थी उस मिशन को अचीव करने के लिए कि हम चांद तक पहुंच सकें, वो उन्होंने भी हमें कुछ प्रोवाइड की। और बाकी फिर आईएसटी के स्टूडेंट्स माशाल्लाह, क्योंकि ये एक स्पेस यूनिवर्सिटी है तो इनके पास ऑलरेडी स्पेस से रिलेटेड बहुत नॉलेज होता है, तो उन सब स्टूडेंट्स ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, बहुत से रिसर्चर्स ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये ओवरऑल अगर हम इस सारी चीज़ को देखें तो ये विन विन है, ना सिर्फ आईएसटी के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी और इनफैक्ट चाइना के लिए भी, कि हमारी जैसी एक कंट्री जो कि अभी स्पेस रेस में आगे निकलना चाह रही है, हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि चाइनीज ने एक्सेप्ट किया अच्छा, है हमारे अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा ये आई क्यूब मिशन तो ये जो कि itself एक बहुत बिल्कुल बड़ी खला में achievement है, रवाना माशाल्लाह। होगा, तो इस मिशन में कितना वक्त लगेगा और चांद के मदार में पहुंचकर ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा वहां पर? जी मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। इंशाल्लाह जब ये लॉन्च होगा तो तकरीबन 4 से 5 दिन लगते हैं, जितना ज़मीन और चांद का डिस्टेंस है तो 4 से 5 दिन लगेंगे कि ये चांद के मदार में या ऑर्बिट में पहुंचेगा। तो जैसे ही ये छांगी 6 चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा तो ये IQQ, क्योंकि इसके एक बाहर की साइड पे लगा हुआ है, तो ये वहाँ पहुँच के IQQ को रिलीज़ कर देगा चांद के मदार में, और ये सेटेलाइट जो है IQQ चांद को ऑर्बिट करना शुरू कर देगी। और उसके बाद ये हमें डेटा भेजना शुरू कर देगा, जो कि इसका मिशन था। जैसे कि ये सरफेस की तस्वीरें लेगा चांद की, उसकी मैग्नेटिक फील्ड या मकनातीसी कुव्वत जो है उसको असेस करने की कोशिश करेगा, और ये जो सारे प्रोसेस की जो डेटा है ये हमें, जो हमारा डेटा सेंटर है चाइना में भी और पाकिस्तान में भी, वहाँ पर हमें रिसीव होगा। तो फिर इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ ऑब्वियसली अच्छा सर, इसमें कितने आप लोग पर उम्मीद हैं जो डेटा हासिल होगा उससे खलाई जो है वो दौर तरक्की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से ये मिशन कितना आगे फ़ायदेमंद साबित होगा मुस्तकबिल में? जी एक्चुअली जो हमारा ये सैटेलाइट है इसके अंदर दो कैमरे हैं, ऑप्टिकल कैमरास, जिनसे हम मून के सरफेस की इमेजेस लेते रहेंगे, फार साइड की भी नियर साइड की भी। सो ओवरऑल इसका ये हमें बड़ा फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में जो भी मिशंस जाने हैं, इन इमेजेस की बदौलत हम पहले से कुछ एनालिसिस कर लेंगे कि मून के ऊपर कौन कौन से बेहतर सरफेसेस हैं। अगर कोई फ्यूचर में कोई लैंडिंग मिशन है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो कहाँ पे लैंड हो सकती है, बाकी मुल्कों के मिशंस कहाँ पे हैं। सो ओवरऑल इन इमेजेस की बदौलत एक बड़ी अच्छी स्टडी हो सकती है। बहुत अच्छी स्टडी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि इतना अरसा हम लोगों को क्यों लग गया इस खलाई मिशन को मुकम्मल करने में? मे भी इसमें डॉक्टर खुरम भी कुछ कह सकें, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जो भी इस तरह स्पेस के मिशन या खलाई मिशन होते हैं वो एक आम ज़मीनी मिशन से बहुत डिफरेंट होते हैं। इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है या बाकी सब कुछ नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज हमें चाहिए। तो अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी या पाकिस्तान की बाकी सारी सिचुएशन के हिसाब से देखें तो वी आर वे अहेड। माशाल्लाह से हम बहुत काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने रिसर्चर्स हैं या जो सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं। तो इसमें इशू थोड़ा सा रिसोर्सेज का ऑब्वियसली है, लेकिन टैलेंट का बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आसान होती जा रही हैं, यूथ भी इस तरफ आ रही है और हम इस चीज़ को कमर्शलाइज भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन सब चीज़ों से हमें कोई ना कोई पाकिस्तान में अर्निंग भी होगी और पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सही।
अच्छा डॉक्टर साहब, मिशन में ओवरऑल कितने लोग शामिल थे, बाकी टीम मेंबर्स के हवाले से बताइएगा, और क्या क्या उनका रोल रहा है? जी बिल्कुल। इसमें एक्चुअली मैं और डॉक्टर रेहान एक तरह से मैनेजमेंट रोल या सुपरवाइजरी रोल में हैं। टेक्निकली ओवरऑल चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे हैं। डॉक्टर कमर ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। हमारे पास यहाँ पे जो सेटेलाइट लैब है, इसके अंदर मुख्तलिफ रिसर्चर्स हैं जो बड़ा अच्छा काम करते रहे हैं। कुछ के अगर हम नाम लें तो वसीम हैं, माहीन हैं, रसवान, इस तरह कुछ लोग शुरू से इस प्रोजेक्ट में साथ हैं। फिर कुछ रिसर्चर्स और हैं जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे आतिश हैं या फैसल हैं। ये सारे तो वो टेक्निकल साइड के लोग हैं। स्पार्को की तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट रही है। वहाँ पे डॉक्टर आमिर गिलानी है, उनकी टीम है, उन लोगों ने हमें टेस्टिंग वगैरह में बड़ा हेल्प किया, सपोर्ट किया। और इसके अलावा ये, क्योंकि आपको आइडिया, इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट जब हो तो ये सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के अलावा इसमें बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं। तो हमारी जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, हमारे मेन जो इंटरफेस रहे हैं तमाम इदारों के दरमियान कोलैबोरेशन में, इरशाद सबूर साहब हैं रजिस्ट्रार यहाँ के, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और प्लस जो हमारा स्टाफ है जो बाकी तमाम चीज़ें देखते रहे हैं, जैसे ज़हीर हैं या कफ़ील, ये कुछ नाम जो अभी मेरे जहन में आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम लोग IST से, कुछ स्पार्को से शामिल रहे हैं। इसके अलावा हमने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कुछ इस प्रोजेक्ट में और कुछ बाकी हमारे जो सेटेलाइट प्रोजेक्ट्स हैं, हम कोलैबोरेशन करते रहते हैं। नस्ट के साथ कुछ हद तक है हमारी, इसी तरह PF कीट कराची में एक यूनिवर्सिटी है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कुछ हद तक हमारे साथ कोलैबोरेशन में रहती हैं। हम उनके साथ भी मिलके कुछ ना कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। सो ओवरऑल यानी हमारा गोल यही रहा है कि हम IST के अलावा बाकी डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जैसे कि ये IQQ खलाई मिशन जिसका आगाज़ हुआ है, अब आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक नए दौर का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। कितना वक्त लगेगा कि पाकिस्तानी खलाबाज को चांद पर कदम रखने में? जी एक्चुअली डीप स्पेस मिशन जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव एक वेंचर होता है। सो उसके पीछे मोटिव क्या है कि क्या सिर्फ एक्सप्लोरेशन करनी है, क्या कोई और स्ट्रेटेजिक मिशन है, वो सारी चीज़ें देखते हुए फिर उस पर्टिकुलर मिशन के लिए कुछ फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। सो ऑफ कोर्स यानी ये तो जो हमारा जो भी स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक है वो उनकी प्रायोरिटीज के ऊपर है कि वो किस तरह देखते हैं कि किस तरह के मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी हैं। ओवरऑल यानी बाकी जिस तरफ की डायरेक्शन है उस लिहाज से देखते हुए हम फोर्सी करते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कुछ डीप स्पेस मिशन ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि होता रहेगा, लेकिन ऑलरेडी हमारी कुछ एजुकेशनल सेटेलाइट्स जो है ना वो पाइपलाइन में हैं, जिनमें से एक IQN है, या उसको हमने नेशनल क्यूबसैट ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया हुआ है। वो ऑलमोस्ट उसका एक इंजीनियरिंग मॉडल कंप्लीट है, तो मे बी विद इन 2 ईयर्स हम उस सेटेलाइट को भी लॉन्च कर देंगे। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे साथ पाकिस्तान की कोलैबोरेट कर रही हैं, और उसमें नेशनल सेंटर ऑफ GIS एंड स्पेस एप्लीकेशंस है NCGS से, हम उसके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। और उसी का स्टूडेंट्स 1.5 ईयर जो कि एक स्टूडेंट ने बनाई है, और वो ऑर्बिट तो अर्थ के करेगी, लेकिन उसके कुछ ना कुछ मिशन ऐसे हैं जो कि इससे पहले शायद क्यूबसैट्स में नहीं परफॉर्म हो सके। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इस दौड़ में और आगे निकल रहेंगे, क्योंकि कोशिश हमारी भी यही है कि टेक्नोलॉजी को भी अचीव किया जाए और साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी ट्रेन किया जाए, और जो भी रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम या मनी एलोकेट की जा सकती हैं एज पर द स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स, तो उनको ऑप्टिमली यूज किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर खुरम, डॉक्टर रेहान, थैंक यू सो मच आप दोनों को, और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों की अनथक मेहनत का नतीजा है कि आज पाकिस्तान इस दौड़ में शामिल होने जा रहा है, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान चांद पर कदम भी रखेगा। बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू। और अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी हम कुछ बात करेंगे हुकूमत पंजाब के हवाले से, जो कि एक बार फिर से सरगर्म दिखाई दे रही है, माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए कदम उठाया है।
चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज ने इस हवाले से काबीना की कमेटी बनाने की हिदायत जो हैं वो दे दी हैं। इसके अलावा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला भी किया गया है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि माहिरीन ने भी खबरदार कर दिया है कि हर एक पाकिस्तानी अपने अपने हिस्से के 3 से 4 दरख्त लगाए, वरना हमारे बच्चों की ज़िंदगी कम हो जाएगी। इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए इमरान हमीद साहब ने ज्वाइन किया हमें, जो कि डीजी हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपके वक्त के लिए कहिएगा कि स्मोक के खात्मे और माहौल को बेहतर बनाने के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला है, ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? इस फैसले पर अमल किस तरह से होगा? क्या काम है जो कि फौरी तौर पर किए जाएंगे? देखिए, माहौल को अगर हम बेहतर बनाने की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि हमें मल्टी सेक्टोरल अप्रोच देखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, इसमें हमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, ट्रैफिक पुलिस है, और इस तरह दीगर जो मतलब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट के, वो अपने अपने सेक्टर्स में अलग-अलग काम कर रहे थे। इस बार गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी ये बनाई है कि इन तमाम सेक्टर्स को जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनके कंपोनेंट्स हैं, उनको इकट्ठा करके एक अथॉरिटी की शेप दी जाए, और उसको ताकि एक सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर काम हो सके। ये तो वो सेक्टर्स हैं जो कि एमिशन कंट्रोल को देखते हैं, और साइड बाय साइड इस अथॉरिटी का एक कंपोनेंट पूरे का पूरा प्लांटेशन के हवाले से, ग्रीनिफिकेशन के हवाले से भी होगा। तो मकसद ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई जाए, सिंगल लाइन ऑफ एक्शन हो, और तमाम जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक भी और जो हमारी गवर्नमेंट है, वो सारे मिलकर जो है ये फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग करें। अच्छा इमरान साहब, सूबाई सतह पर कौन कौन से इक़दामात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं या फिर उठाए जाने हैं, जो इस हवाले से प्लानिंग है, ज़रा बताइएगा वो क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम 2 चीज़ों पे बहुत एक्टिवली और एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ हम एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं, और हम उनको कह रहे हैं कि वो अपने एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स को इंश्योर करें 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर जितने यूनिट्स हैं जिनमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा हुआ, वो अपने एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगा लें, ताकि ये जो जहरीला धुआं है या जो कार्बन वाला जो धुआं है, बेसिकली वो कार्बन को फिल्टर होके जो हवा के फजा में जो एक बॉलक रहता है कार्बन, और वो मुख्तलिफ फेफड़ों की और दीगर जिस्म की बीमारियों का बाइस बनता है, वो खत्म हो सके। ये तो हमारा एक पहला एक कंपोनेंट है जो कि हम उसको बड़ा एग्रेसिवली फॉलो करें। ऐसे इसी के अंदर ही एक सब कंपोनेंट जो है वो हमारे जितने ईंटों के भट्टे हैं उनकी ज़िगज़ैगिंग भी है, और ये सारी चीजें। तो इमरान साहब, इसमें जब तक इंडिविजुअली हर शहरी अपना रोल प्ले नहीं करेगा, जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेगा, तब तक तो आई डोंट थिंक सो कि हम किसी भी तरह का अपना मिशन जो है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। हमें तो अपना तर्ज ज़िंदगी भी तब्दील करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ कल्चर है कि कहीं पर भी कुछ भी इस तरह का फजला या फिर कुछ भी गंदगी है, हम कोशिश करते हैं हमारे घरों से बाहर रहे, भले हमारी दहलीज के साथ पड़ा हो। तो इस पर भी कैंपेन चलना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोगों को अवेयर करेगी कि भाई आपने किस तरह चलना है। जी, जो मैं दूसरा कंपोनेंट बताने लगा था, जो पहला कंपोनेंट है वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट और वो वाली सारी चीजें। जो दूसरा कंपोनेंट है बेसिकली वो हमारा एक अवेयरनेस का है, जिसके अंदर हम स्कूल्स के अंदर एनवायरमेंटल या क्लाइमेट काउंसिल्स बना रहे हैं, जिसमें हर स्कूल में हमारी क्लाइमेट काउंसिल होगी। बच्चों को पहले दिन से उस क्लाइमेट काउंसिल के जरिए ट्रेन किया जाएगा कि आपने गन बाहर नहीं फेंकना, आपने अपनी अगर गाड़ी रखी है तो उसकी ट्यूनिंग टाइम पे करवानी है, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग टाइम पे करवानी है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो आपने अपनी जो क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हैं वो आपने यूज करनी है। इसके साथ साथ हम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है अपनी वो यूनिवर्सिटी की इको इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर हम ये कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको हम लिंक कर देंगे जो हमारे स्कूल की क्लाइमेट काउंसिल्स हैं, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव और मजबूत सिस्टम इस तरह का बने कि एक बच्चा जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आता है, जब वो स्कूल से या कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर बाहर अपना कम्युनिटी के अंदर आ रहा होता है, तो वो एक इको फ्रेंडली सिटीजन हो। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि हम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो है। तो इमरान हामिद साहब, एक चीज़ और भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ, बसेस जो कि पुरानी हैं, खस्ता हाली का शिकार हैं, काला धुआं छोड़ती हैं, लेकिन कोई उनको रोड्स पर रोकने वाला या फिर उनकी मेंटेनेंस के हवाले से उनसे सवाल करने वाला नहीं है। ये भी माहौल को बहुत ख़राब कर रही हैं, जिससे आलूदगी ज़ाहिर है फैल रही है। इस पर भी कोई काम होना चाहिए।
जी बिल्कुल, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी रजीम बनाई हुई है जिसके अंदर जो जितनी हमारी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं या जितनी हमारी हाई ये जो एचटीवी हैं इनकी एक एनुअल इंस्पेक्शन होनी लाजमी है। लेकिन जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इश्यूज थे और अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिनिस्टर साहिबा ने हमें बड़ा क्लियर टास्क ये दिया हुआ है कि हम एक इस वक्त जो जी इमरान साहब, डिपार्टमेंट से बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, आखिर में मैं चाहूंगी कोई मैसेज जो कि आप पब्लिक को देना चाहें इस प्लेटफॉर्म के तवसुत से, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक बैग का बहुत इस्तेमाल है जो एक बड़ी वजह है चीज़ों को ख़राब करने में। जी मेरा मैसेज यही है कि हम जितनी भी प्रैक्टिस हैं वो इको फ्रेंडली करें, माहौल दोस्त हम एक जिंदगी गुजारें, उसके अंदर प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम से कम हमने करना है। अगर हमारे पास घर का जो कूड़ा वगैरह है वो हमने बाहर नहीं फेंकना, उसको प्रॉपर्ली म्युनिसिपल कमेटी के जो डंपस्टर्स हैं उनके, इसके अलावा अगर हमारे पास कोई मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उसका हमने इंजन वगैरह टाइमली उसको ठीक करना है, मेंटेनेंस करनी है। हम दुनिया के किसी भी शोबा से ताल्लुक रखते हो, किसी भी उसमें हम शोबा जिंदगी के अंदर हो, हमें अपने आप को ये हर स्टेप लेने से पहले ये सोचना है कि मेरा ये स्टेप मेरे माहौल को खराब तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारी नस्लों की, हमारे मुस्तकबिल का जो है ये सवाल। बहुत शुक्रिया इमरान हामिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है फॉर योर टाइम। और बिल्कुल इंडिविजुअली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना पड़ेगी, अदरवाइज जाहिर है चीज़ें बेहतर होने की बजाय ख़राब होंगी। ये जो इकोसिस्टम है इसको बेहतर बनाने के लिए हमें इको फ्रेंडली जो चीज़ें उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। आपने रिसेंटली ना एक वीडियो बड़ी वायरल देखी होगी जिसमें एक नौजवान है जो कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ में गाते हैं और गाते इस तरह है कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपको एक लिविंग लेजेंड है अरिजीत सिंह, जिनके सारे गाने ऑलमोस्ट फेमस भी हैं, पॉपुलर इतने हैं कि लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। उन्हीं की आवाज़ महसूस होती है, लेकिन जनाब वो हैं हमारे पाकिस्तानी मोहित हाशमी, जिनकी आवाज़ ज़बरदस्त है। और ज़ाहिर है अरिजीत ने शायद सुन लिया उनको भी, क्योंकि उनकी वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई है। दुबई में कॉन्सर्ट हुआ, उन्होंने उनको बुला लिया, माइक दिया, उन्हें कहा कि मेरे सामने गा के दिखाएंगे, अब मेरी तरह गाते किस तरह है। तो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहित हाशमी, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा शायद ये सीखा है इन्होंने गाना, क्या सीखा है या गॉड गिफ्टेड है, ये पूछते हैं। मोहित इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहित, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी मैं बहुत ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान। आप बताइए आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मोहित, मुझे बताएगा आप क्या कमाल गाते हैं। आपकी वीडियो भी मैंने देखी जिसमें आप गा रहे हैं, मुझे बताएगा ये गॉड गिफ्टेड है या वाकई आपने सीखा, आपको शौक है? दरअसल आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड है और जो सुर है वो भी गॉड गिफ्टेड है। सुर जो है वो बेसिकली अता होता है खुदा की तरफ से। और जहाँ तक सीखने की बात है, अलहमरा आर्ट काउंसिल से और बाकी मैं अपने असातिज़ा से सीखता रहूँ साथ साथ, और अभी भी सीख रहा हूँ। तो अरिजीत ही क्यों? दरअसल बहुत से कॉन्सर्ट्स में मैं गया, मैंने आतिफ असलम के साथ भी एक गाना, आप शायद मेरी इंस्टाग्राम वॉल पे जाएं तो वहाँ पे होगा। अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में गया तो वो मौका देते हैं लोगों को गाने के लिए। मैं जब गया तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम भी गाओ यार, तो उन्होंने मौका दे दिया और जब गाना गाया तो फिर उसके बाद ये हुआ कि आज हम बोल पे बैठे। क्या बात है आपकी। अच्छा मुझे ये बताएगा कि जब आप गए एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आपने ज़ाहिर फरमाइश की कि मुझे भी गाना है, और ज़ाहिर आपकी आवाज़ की मुमासलत भी अरिजीत से, तो फिर उन्होंने उनका रिस्पांस क्या था, उन्होंने क्या कहा आपको सुनने के बाद? दरअसल पहली बात तो ये कि ही इज़ वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन। आप यकीन जानिए कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो। और दूसरा वो हर वहाँ पे 2-3 लोगों को उन्होंने मौका दिया। मेरे दोस्त ने कहा, मुझे फोर्स किया कि तुम गाओ यार, तुम्हें गाना गाना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मुझे नहीं पता था कि उसके बाद ये सब कुछ होने वाला है। और वहाँ पे जितना पाकिस्तानी क्राउड था उसने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, जितना प्यार का इजहार किया, आप यकीन जानिए कि जब मैं अरीना से बाहर निकला तो लोगों की लाइनें लगी हुई थी, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और अरिजीत के साथ शायद गा के मुझे ऐसा लगा कि एक बड़े आर्टिस्ट की बड़ी निशानी, एक बड़े आर्टिस्ट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो कोई भी बंदा हो, कोई भी शख्स हो, वो आर्टिस्ट हो, गाता हो, लिखता हो, पढ़ता हो,
उसे मौका देता है और उसे अप्रिशिएट करता है, और ये सबसे बड़ी बात होती है किसी जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम तो फिर आपकी इस मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाएंगे ना। आपकी जब आवाज़ गॉड गिफ्टेड है, सुर भी गॉड गिफ्टेड है, हमें क्या सुना रहे हैं? मैं आपको उस्ताद राहत फजली खान साहब का है, मैं तेनू समझावा कि वहां से स्टार्ट करते हैं। तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन माणे, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन माणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगेदा जी। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा मोहित, फाइनली बस एक छोटी सी बात का जवाब दे दें, प्रोफेशनली आप अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं एज ए सिंगर? मैंने 2021 में पाकिस्तान टेलीविजन के लिए गाना खुद लिखा, कंपोज किया। मेरे एक दोस्त इब्राहिम अली मुखलिस, हमने गाना लिखा और कंपोज किया, मिली सॉन्ग्स है बेसिकली वो, और वो अवार्ड मैंने विन किया था 2021 में। तो वो मैंने खुद का ही लिखा हुआ था। एक तो हम दे चुके हैं, मार्केट में आ चुके, शायद आप सुन भी सकते हैं, मेरे वतन के नाम से यूट्यूब पे मौजूद है। सही। लेकिन इंशाल्लाह 2-3 प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं बहुत जल्द। चलो जी, ऑल द बेस्ट ऑफ लक, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला फॉर योर टाइम। और मोहित, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हमें जाना है ब्रेक पर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं जी, पहले एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी के लिए खाने के लाले थे, बच्चों की दवा नहीं थी, बुनियादी सहूलियात के लिए बजट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की एलीट क्लास खुश थी। अब हालात ये हो गए कि एलीट क्लास भी अपना बजट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में बड़ी और लग्जरी गाड़ियों की फ़रोख्त तकरीबन अब ख़त्म हो गई, जिसके बाद गाड़ियों की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई है। इस वक्त हमें इसी हवाले से बताएंगे जो एक्सपर्ट हैं, सुनील मंच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील साहब, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं आप। ये जो गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, सिर्फ खबरों में हुई हैं या वाकई में इसके असरात अब नजर आ रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, गाड़ियों की कीमतें, आपने प्रीएम्बल में बताया कि इट्स अ सिंपल सप्लाई एंड डिमांड। जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड नहीं होगी, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद सेलर इज के उसकी प्राइस कम करे। तो एक कंपनी ने अनाउंस किया, फिर हमारी कौम भी ऐसी है कि वो ऐसे जाते हैं जैसे, मतलब गाड़ी में इस तरह बात हो रही थी कि मुतवसत तबके की बात होती है और लोगों के पास यहाँ पे बिजली के बिल, खाने का पैसा नहीं है, लेकिन एक दिन वो एक कंपनी प्राइस कम करती है, अगले दिन सारे शोरूम पे चले जाते हैं, और फिर वही जो दोबारा चोर बाजारी और ऑन का बाजार गर्म हो जाता है। वो एक आधे दिन चला, फिर उन्होंने सर्कुलर दे दिया कि जी हमारे पास और गाड़ी नहीं है, अब अक्टूबर तक बुकिंग हो गई है, उसके बाद देखेंगे। बट इट्स गुड कि प्राइस नीचे आए, कंज्यूमर को फायदा हो, देखा देखी इट्स प्राइस वॉर अगर शुरू होगी तो कंज्यूमर को फायदा होगा। अगर आप साल पहले देखें तो गाड़ियाँ ऑन पे बिकती थी, और विद इन ईयर आपके पास वो ऑन की जो बीमारी है वो खत्म हो गई थी। अब ये ऑफ का कल्चर शुरू है, तो देखते हैं कब तक चलता है ये। तो ये दाम जो कम हुए हैं, ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर या फिर अच्छा खासा डिफरेंस है जो कि आ गया है? प्राइस तो उन्होंने काफी ज्यादा कम की, जो एक मैन्युफैक्चरर ने की तकरीबन 15 लाख रुपए के करीब की। बट अगेन मैं कह रहा हूँ 15 लाख कितने दिन के लिए था? 2 दिन के लिए खाली। और आज अगर आप जाके वो गाड़ी लेना चाहें तो आपको वो नई प्राइस पे नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मतलब जाहिर है फिर वो ओन उस पे फिक्स कर दिया होगा, अब तो वही प्राइस उसके करीब करीब फिर चली गई होगी। आ जाते हैं ना, देखिए आपके पास कैपिटल है, मेरे पास कैपिटल है, हमने 2 दिन में सारी डिमांड फिर। तो सुनील साहब, इसको भी कोई कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना। ये ओन जो लेते हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए कि भाई आप किस तरह ये ओन फिक्स कर रहे हैं और ले रहे हैं। नहीं, देखिए कंपनी ऑन फिक्स नहीं करती, कंपनी तो देखिए प्राइस निकालती है। ऑन फिक्स करने में या ऑन लाने में मेरे आपके जैसे डिफरेंट अवामिल जो कि हम आम अवाम है वही जाके गाड़ी बुक कराते हैं। तो इन पर पाबंदी लगनी चाहिए ना, जो जाके गाड़ी बुक। हाँ, वो पाबंदी आप ये लगा सकते हैं गवर्नमेंट की, एक आईडी कार्ड के ऊपर एक गाड़ी हो, या जो फाइलर है खाली वही गाड़ी बुक करा सके, नॉन फाइलर ना करा सके। लोगों ने कंपनियां बनाई हुई जिनके नाम पे वो गाड़ियां बुक कराते हैं। देयर इज लॉट दैट कैन बी डन, बट अगेन ये आम आदमी का मसला ही नहीं है। जो गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं ये मुतवस्सित तबके की गाड़ी है ही नहीं।
सही। तो अच्छा, आप मुझे बताएगा कि गाड़ियों की कीमतें जो कम हुई हैं, इसका मतलब है वो गरीब बंदा जिसको बाइक पे सफ़र कर रहा था मजबूरी में, लेकिन एक छोटी गाड़ी खरीदने की इस्तेदाद रखता था लेकिन खरीद नहीं पा रहा था, आपके ख्याल में वो खरीद सकेगा अब? और ये क्या वक्ती तौर पर कमी है, आगे फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे या फिर कम ही होंगे मजीद? देखिए, जो अगेन बंदा जो 2 व्हीलर से 3 व्हीलर पे जा रहा है, उसके लिए जो गाड़ी है उसकी प्राइस में कोई कमी नहीं हुई। ये सिर्फ तकरीबन आप मिड सेगमेंट की गाड़ियों की प्राइस में भी प्राइस वॉर चल रही है, क्योंकि जो इनिशियल सेगमेंट है उसमें इट्स अ सिंगल प्लेयर गेम, वहाँ पे और कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर आप देखें नई जितनी कंपनी आई हैं, तमाम एसओवीज या ऊपर वाली गाड़ियां बना रही है, नीचे कोई भी कंपटीशन में नहीं है। तो उस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी के लिए ऐसा कोई रिलीफ है। और वैसे भी अगर मैं और आप बात करें तो जो एक 0 मीटर गाड़ी 660 सीसी एंट्री गाड़ी भी है, वो भी एक आम जो है ना सैलरीड एम्प्लॉयड अपनी सैलरी से नहीं खरीद सकता मेरा ख्याल है। तो सुनील साहब, छोटी गाड़ियों की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं? जब डॉलर कुछ कम हुआ, चीजें कुछ बेहतर हुई हैं, तो उस पर भी कमी होनी चाहिए थी। देखिए, मार्केट का बेसिक रूल है सप्लाई एंड डिमांड। तो जो मैंने आपको बताया कि छोटी गाड़ी बनाने वाला इदारा ही एक है, तो उसकी एक सिंपल कैपेसिटी है, वो अपनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, उसमें सप्लाई डिमांड में उतना गैप है नहीं, इसलिए देयर इज नो प्रेशर फॉर प्राइस टू बी रिड्यूस्ड। ऊपर वाले में 10-12 प्लेयर आपस में लड़ रहे हैं एंड कंपटीशन ऑलवेज ड्राइव थिंग्स टू देयर बेस्ट, तो वो एक नीचे करता है, दूसरे को भी करना पड़ेगा, शायद 2-3 और भी करें। नीचे जो सिंगल प्लेयर मोनोपोली टाइप समझ लें आप है कि एंट्री लेवल पे, वहाँ पे कोई भी प्राइस कम होने का चांस नहीं है। अच्छा, तो दैट मीन्स कि जो रीसेल्ड होती हैं गाड़ियाँ, उनकी कीमतों में तो कमी आई होगी, जाहिर है। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं और काफ़ी महंगी हो गई थी, वो भी अब कुछ कम हो गई होंगी। हाँ जी, यूज मार्केट तो वैसे ही तकरीबन पिछले 2-3 महीने से डाउन है, बिकॉज लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो नेचुरली जब उसकी भी डिमांड नहीं है तो उसकी भी जो है ना प्राइसेस डाउन है, तो यूज मार्केट तो मेरा ख्याल है इट्स ऑन एवर लोएस्ट नाउ राइट नाउ। सही। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ इन सब प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद है या फिर बस ये वैसे ही चल रहा है सिस्टम? नहीं, इट्स अ फेयर फ्री मार्केट, कोई मैकेनिज्म ना होना चाहिए ना है। देखें, आप अगर लॉन का जोड़ा लेने जाती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मार्केट फोर्स की जरूरत थोड़ी है, आप किसी ब्रांड का ले सकती हैं, हर एक की अपनी वैल्यू है। इट्स अ फेयर मार्केट। जो फेयर मार्केट होती है उसमें जो प्रैक्टिस अच्छी यही होती है कि जब कंपटीशन होता है, तो जब 3 प्लेयर थे तब मसला था, अब 13 प्लेयर हैं, अब कोई कोलाइड नहीं कर सकता, हर बंदा एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है। एंड आई थिंक इफ वी लेट इट रन बाय इट्स ओन, इन लॉन्ग टर्म इट विल कम डाउन टू इट्स बेटरमेंट। देख लें, आपके सामने है, 10-12 साल हम लोगों ने ऑन दिया है, अब ये साल आगे कि जब सारी कंपनी आपस में लड़ रही हैं, कम्पीट कर रही हैं, ऑफ आ गया, अब कम्पीट कर रही हैं, प्राइस रिडक्शन शुरू हो गई, और आई होप कि ये प्राइस वॉर जो है मजीद प्राइस रिड्यूस करे तो लोगों को फायदा होगा। सही। अच्छा, अब एक सवाल आपके लिए आया है कि वो लोग जो कि गाड़ियां चाह रहे थे और वो गाड़ियां आना बंद हो गई हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटोन की बात अगर की जाए, तो फिर उनके लिए अब क्या है? वो लोग क्या करें? दूसरी गाड़ियों पर स्विच कर रहे हैं या फिर क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, आप जब भी कोई गाड़ी ले रहे हैं, अभी भी 13 प्लेयर जो मौजूद है, उनमें से आप जब भी गाड़ी ले रहे हो, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप गाड़ी लेते हुए सिर्फ गाड़ी को मत देखें, ये ना लिखेंगे वो सस्ती दे रहा है। हमारे यहाँ तो बस कोई बंदा कोई चीज सस्ती करे, लोग पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैन्युफैक्चरर ने 15 लाख सस्ते किए, पहले उस गाड़ी को हाथ नहीं लगाता था, 2 दिन में उस गाड़ी पे ऑन आ गया। तो आप ये देखिए भाई, ग्रुप कौन है जो गाड़ी लेके आ रहा है, हाउ सीरियस अबाउट देयर बिजनेस, वो कितना यहाँ पे रहना चाहते हैं, उनका पास रिकॉर्ड क्या है, और फिर गाड़ी ले। सही। अच्छा, तो सुनील साहब, वो कंपनीज जिन्होंने अपने प्लांट्स ही बंद कर दिए थे और चीज़ें ज़ाहिर है इतनी डाउन चली गई थी, क्या वो दोबारा से अब बहाल हो रहे हैं, वापसी चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं या फिर वो मामलात वैसे ही हैं अभी? नहीं, प्लांट कंपनीज ने देखिए विलिंगनेस से बंद नहीं किए थे। गवर्नमेंट ने उनकी जो इंपोर्ट एलसीज आती थी, जिसके ऊपर उनकी सीके डिकेट जिसे वो गाड़ी बनाते थे, तो वो आ नहीं रही थी। तो ऑब्वियसली अगर आपका इंग्रेडिएंट नहीं आ रहा है कि आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा, तो आप रेस्टोरेंट क्यों खोलेंगे? इसी तरह फैक्ट्री उन्होंने क्यों खोलनी जब उनके पास सीके डिकेट नहीं थी। अब सीके डिकेट की जो थी ना लिमिटेशन, वो खत्म हो गई हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है सारे प्लांट यानी कि आई मीन टू से कि चीज़ें अब ट्रैक पर हैं। You cannot exactly say on track, but yes, they are back, coming back slowly to normal. मसला ये होता है, एक इंडस्ट्री चल रही हो ना, तो उसको अगर आप सिक यूनिट बना दें और दोबारा रिवाइव करना तो मुश्किल है। एक नई इंडस्ट्री चलाना इजी होता है। तो हमारे यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री के साथ ये किया गया, हालांकि इट्स द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल, और सारी डॉक्यूमेंटेड है कि पहले उसको तबाह करने की पूरी कोशिश की गई है, अब उसको वेंटिलेटर पे डाल के बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील साहब, उम्मीद बेहतरी की रखते हैं, अल्लाह करे जो कीमतें कम हुई हैं मजीद भी कमी गाड़ियों में आए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करते हैं कराची और अंदरूनी सिंध में जराइम पेशा अफराद की, जिनके खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। 2 दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में मौजूद थे। कराची में ही सदर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। फैसला ये हुआ है कि जो शाहीन फोर्स को फाल किया जाएगा, नई गाड़ियाँ नई मोटरसाइकिलें के लिए ख़रीदी जाएंगी, सिंध में दरिया किनारे पुलिस पिकेट्स बनाई जाएंगी, कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाई जाएगी। मगर सवाल ये है कि नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने से क्या
होगा? डाकू तो शहर के अंदर हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त ब्यूरो हेड हमारे साथ मौजूद हैं आसिम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। सबसे पहले तो आसिम साहब मुझे ये बताइएगा कि बड़ी अच्छी बात है कि ये इजलास सिंध एपिक्स का बुलाया गया, जिसमें सारी सूरत हाल पर गौर हुआ। वैसे तो मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि कराची से ज़्यादा जराइम तो न्यूयॉर्क स्टेट है या अमेरिका के किसी स्टेट में होते हैं, या सूरत हाल बड़ी बेहतर है उनसे। वैसे हमारा कंपैरिजन तो कोई नहीं है, लेकिन वाकई क्या सिचुएशन बेहतर देखी है आपने? देखें, ये कोई 31वां इजलास हुआ है एपेक्स कमेटी का। उससे कबल एक रोज़ कबल जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी खासा इस पे ब्रीफिंग ली, IG सिंध, DG रेंजर और दीगर आला हुकाम ने, और उन्होंने सदर साहब को तो बड़ा अच्छा बताया कि काफ़ी बेहतरी आ रही है। और हम जैसे आपने कहा न्यूयॉर्क वाली बात, तो इसमें कराची की स्ट्रीट क्राइम में हम रोज़ की बुनियाद पर CCTV फुटेजेस हमारे सामने आ रही हैं, रोज़ की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज हो रहे। अपनी ही रिपोर्ट में IG साहब खुद बता रहे हैं कि जो 4 माह के दौरान 103 अफराद अगवा हुए, और उसमें गैर एतमादी ये देखें कि 76 की रिपोर्ट हुई है, जबकि 47 अफराद की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई। उसमें से अभी भी 20 अफराद की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी हैं, और 4 माह के दौरान 63 डाकू जो है वह हलाक हुए हैं। कराची की सूरत हाल भी इसमें कुछ बेहतर नहीं है। स्ट्रीट क्राइम वैसा ही जारी है। शाहीन फोर्स का जिक्र किया। शाहीन फोर्स 2 साल पहले जावेद आलम ओडो जब एडिशनल IG कराची थे, उन्होंने उसका आगाज़ किया था। वो सड़कों पर मोटरसाइकिलों में, कुछ अरसे तक तो नौजवान लड़के हमें ऑरेंज कलर की जैकेट पहने पुलिस वर्दी में नज़र ज़रूर आए, लेकिन उसके बाद से फिर वो गैर फ़ाल हो गई। अगर अब दोबारा उसको फ़ाल करते हैं, और ताहम उसकी तादाद में इजाफे की ज़रूरत है, अभी तक उसकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ। वही थानों से नफरी लेके उसी को तैनात किया गया, तो वो नफरी में मतलब तो फिर अभी जो इजलास हुआ है, इसमें हालिया इजलास में फैसला क्या किया गया है? मतलब अब वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि लिए जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा जी कब्ज़ों पर, ज़मीनों पर जो होता है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स को जल्दी मुकम्मल किया जाए। फिर DG रेंजर्स को भी बुलाया गया, वज़ीर दाखिला वहाँ पर मौजूद थे। तो अब होना क्या, एक्शन प्लान क्या है? देखें, सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से ताख़ीर का शिकार है। सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट अगर उसको, जैसे कि जरदारी साहब ने कहा है कि उसको जंगी बुनियादों पर उसको मुकम्मल किया जाए, ऐसे ही कराची के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, 50 के करीब वो ऐसे रास्ते हैं जिनमें टोल प्लाजा, पक्के रास्ते और कच्चे रास्ते भी शामिल हैं, मतलब 50 के करीब ये रास्ते हैं। तो IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब इस पर पहले भी कह चुके हैं। इस बार ब्रीफिंग में भी कहा कि टोल प्लाजा पे जो है हमने कैमरे लगाए, क्लोज सर्किट कैमरे, अच्छी क्वालिटी के कैमरे। अगर इन तमाम कैमरे फ़ाल हो जाएँ, शाहीन फोर्स में इजाफा हो जाए, जिस तरीके से सदर साहब ने ये भी अहकाम जारी किए कि न सिर्फ नफरी बढ़ाई जाए, बल्कि उनकी पेट्रोलिंग के लिए मोटरसाइकिलें, गाड़ियों में इजाफा किया जाए, और एक अच्छी खासी अगर फोर्स शहर में बैक वक्त सड़कों पर निकलेगी, तो मुमकिन है कि इस स्ट्रीट क्राइम को काबू कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर ये सिर्फ बयानात की हद तक है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ें कंट्रोल में आएँ। अच्छा, अब जिस तरह हमने अभी इंटरव्यू में भी बात की है कि डिस्कस हो रहा है कि बातें हो रही हैं कि जी दाखिली खारजी रास्ते ठीक है बंद करने चाहिए, वहाँ पे भी बाड़ लगनी चाहिए, पिकेट्स होनी चाहिए, लेकिन जो शहर के अंदर डाकू मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते हैं, और जाहिर है मोबाइल स्नैचिंग, गाड़ियाँ चोरी होना एक बड़ी तादाद है, उसके लिए क्या प्लान बनाया है? देखें, इस पे ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो रिपीटेड क्रिमिनल है ना, जो जेल में जाते हैं वापस बाहर आके क्राइम कर रहे हैं, रिपीटेड क्रिमिनल, इनको डिवाइस का सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ चंद सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम जारी है कि रिपीटेड क्रिमिनल के लिए डिवाइस तैयार की जाएगी। अगर वो जेल जाता है तो उसको बाहर आने पे उसको डिवाइस लगेगी, उसको चिप लगेगी, उसको कड़ा लगेगा, पता होगा कि ये क्रिमिनल है, उसके मॉनिटर हो सकेगा। फिर ऐसे ही वज़ीर दाखिला से ज़िया हुसैन लंजार से हमारी 2 रोज़ कबल बात हो रही थी, वो कहते हैं कि वो बकायदा इस पर कानून साजी करने जा रहे हैं। रिपीटेड क्रिमिनल जो है उसके लिए कोई ऐसा कानून बना रहे कि वो जेल में जाए तो लंबा जाए, ऐसा ना हो कि जेल में जाता है उसके गवाह तो गारंटी कोई नहीं होती ना बाहर जाके वही काम करेगा या नहीं करेगा। हाँ, एक हफ्ते बाद वो वापस बाहर आके फिर वही काम कर रहा था, तो उसको ऐसे उसके लिए कानून साजी की जा रही है कि वो लंबा जेल में रहे ताकि शहर में अमन आ सके। बिल्कुल, ये सही बात है। अच्छा, इसमें मनशियात को लेकर भी काफ़ी डिस्कस हुआ है कि इसकी रोकथाम के लिए बड़े तशवीश का इजहार किया जरदारी साहब ने कि कॉलेज में या स्कूल में स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर अब किस तरह से काम होगा? और उन्होंने कहा है कि मैं हर दूसरे तीसरे महीने अब ये इजलास बुलाया करूँगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे सिचुएशन को। तो संजीदगी नज़र आई है। शर्जील इनाम मेमन साहब ने जब से वज़ारत संभाली है, उनके बयानात आ रहे हैं और वो इसमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से एंटी नारकोटिक्स फोर्स, एक्साइज पुलिस और जो हमारी लोकल पुलिस है, उनको जॉइंट वेंचर का उनके अहकामात हैं कि उनकी प्लानिंग है कि इनको ज्वाइन करवा के इनके साथ फिर जो भी मंशियात फरोश हैं उन पर जब कार्रवाइयाँ हों तो तीनों ऑन बोर्ड हों।
अलग अलग कार्रवाइयाँ ना करें, तीनों ऑन बोर्ड हों, तीनों को पता हो और जो जितने भी गैंग्स हैं उस पर मिल के प्लानिंग के साथ काम किया जाए। तो अभी तक उस पर काम शुरू तो हुआ है, लेकिन हमें बड़ी कार्रवाइयाँ होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, छोटे मोटे जो डीलर्स थे जो कि आम तौर पे गली मोहल्लों में बिक रहे थे, उनमें हमने वाज़ह कमी देखने में आई है, लेकिन जो शहर में सप्लाई है, जो हमारे ज़राए, उनका कहना है कि सप्लाई यूँ की तूँ जारी है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पर भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बारे में बताते हैं जी बड़े ये ताकतवर हैं, तो ज़ाहिर है इनका तोड़ पहले निकलेगा तो फिर छोटे तो वैसे ही कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग बार बार डिस्कशन में सुन रहे हैं ये जो कच्चे के पक्के डाकू हैं, इनके हवाले से बड़ी बात हो रही है कि इन्हें असला कौन दे रहा है। आज तक बड़ी तशवीश होती है कि इन पर काबू ही नहीं पाया जा सका, और कैसे ये सेल्फियाँ बनाते हैं, टिकटॉकों पे इन्होंने अकाउंट बनाए हुए हैं, वीडियोज़ इनकी हम देख रहे होते हैं और इन्हें को पकड़ नहीं सकता। हाँ, ये एक नेशनल ट्रेजेडी है कि असला कौन दे रहा है। असला उनके पास मुसलसल तसलसल के साथ उनके पास असला पहुंच रहा है। और अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, पिछले ना सोशल मीडिया पे भी चल रहा था दिनों में कि उनके पास ड्रोन कैमरा भी आ गया, तो वो ड्रोन कैमरा पुलिस का उन्होंने मार के गिराया था और फिर उसको वो दिखा रहे थे कि जी हमारे पास ड्रोन है। वो ड्रोन पुलिस उनके पास नहीं था, लेकिन कोई बैद नहीं कि उनके पास ये पहुंच भी जाए। अब तो ज़रदारी साहब ने कहा है ना कि जो मकामी कबीले के सरदार हैं उनसे मदद ली जाए, लोगों से मदद ली जाए, तो इनके खिलाफ कुछ किया जाए। तो सरदारी साहब के अहकामात हैं कि वहाँ पर पुल बनाए जाएं और जो दरिया के दाएं जानिब के रास्ते जहाँ पर मोर्चे नहीं थे वहाँ पर मोर्चे आबाद किए जाए। इसमें एक अच्छी चीज़ मैं नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि वज़ीर दाखिला सिंध और वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से एक इनके वो कहा जा रहा है कि जी जो सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार है, उन्होंने कहा था कि पंजाब की हुकूमत के साथ मिल के एक कमेटी बनाते हैं, क्योंकि एक जगह ऐसी है कि नक्शे मुताबिक उस पर एक तरफ कश्मीर एक तरफ घोटकी और बीच में पंजाब की हदूद है। सबसे अच्छी जन्नत उनके लिए वही है कि दोनों जानिब से पुलिस उन पर हमला नहीं कर पाती, तो वो जॉइंट वेंचर। अच्छा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आसिम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। एक बहुत अहम मामला जिस पर अब हम बात करने जा रहे हैं, जहां तालीम को अहमियत नहीं दी जाती, वो मुल्क मुआशरे सिर्फ बर्बाद होते हैं। बदकिस्मती से 76 साल में पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद 2,62,00,000 से ज़ायद है, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें बड़ी तादाद उन बच्चों की है जिन्हें सरकारी स्कूलों में तालीम के नाम पर सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हद तो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों का मयार तालीम भी 0/0 है, माँ सिवाय उन चंद बड़े स्कूलों के जहाँ की फीसेस अफोर्डेबल नहीं है। मिडिल क्लास पाकिस्तानी वालिदैन के बस की बात नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि हुकूमतें पॉलिसीज़ बनाती हैं, हर साल के बजट में तालीम वो शोबा है कि जिसकी पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है, और उसका बजट सिर्फ 0.5% है। अब अल्लाह अल्लाह करके इस मसले की तरफ तवज्जो दी गई है, और हुकूमत ने 4 साल के लिए एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करते हुए बजट को अगले 4 साल में 0.5 से 5% तक ले जाने का इरादा किया है। इसी पर बात करने के लिए हमें बैरिस्टर शाहरुख अब्बास साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका भी शुक्रिया। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि ये जो हमने अभी एजुकेशन इमरजेंसी लगाई है, देर आयद दुरुस्त आयद, बहुत अफसोस होता है सूरत हाल देख के। बाकायदा यहाँ पर तालीम को एक बिजनेस बना दिया गया है, जितनी हो सके वालिदैन की खाल उतारी जाए। ये जो अभी इमरजेंसी लगाई गई है, आपको कितनी तवक्कुआत है कि चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, एजुकेशन तो आपका ना सिर्फ किसी भी बच्चे का, इनफैक्ट नौजवानों का भी ये फंडामेंटल राइट है, और हर स्टेट को अपने नौजवानों को, अपने बच्चों इस चीज़ से अवेयर करना चाहिए, और उन्हें एजुकेशन के सिलसिले में तो हमेशा से ही एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली माजी में हमारे हुक्मरानों ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात की तरफ कि एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ किया जाए, और यही वजह है कि हम हर शोबे में ही अपने स्किल्स में भी लैक करते हैं, और एक इंटरनेशनल लेवल पर हमारी रिकग्निशन ना होने की वजह भी हमारे लैक ऑफ सेट ऑफ स्किल्स हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है अडाप्टेबिलिटी की। अब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, एजुकेशन सिस्टम इतने मॉडर्नाइज और एजुकेशन इतनी सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है कि हमें अब वो पुराने फरसूदा निज़ाम तालीम से बाहर आना पड़ेगा, और इस तरह की एमरजेंसीज जब अब अगर स्टेट ने ये रिकगनाइज़ किया है तो एक अच्छा रिफॉर्म लेकर आएँ। वैसे बड़ा अफसोस होता है बैरिस्टर साहब, आपने कभी सुना है कि हमारे किसी सरकारी स्कूल की या सरकारी कॉलेज की कोलैबोरेशन हुई हो किसी ब्रिटिश इदारे के साथ या किसी अमेरिकन इदारे के साथ? जितने प्राइवेट स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम है उनकी कोलैबोरेशन होती है या उनमें कुछ बेहतरी करने के लिए ज़ाहिर काम होता है, ज़ाहिर उन्होंने चार्ज करना होता है उस हिसाब से।
क्या वजह है कि हम आज तक अपने रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कर सके, ना ही हमारा तालीम का निज़ाम ऐसा है कि जो कि ठीक हो, कंसेप्शनल स्टडीज़ हम कराते नहीं हैं, किताबों का बोझ बच्चों के ऊपर डाल देते हैं और रट्टे लगाने के लिए उनको कह देते हैं कि जी तैयारी करके आ जाओ, पेपर देना होगा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक बहुत पुराना है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 100 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम अभी तक लेके चल रहे हैं। अब जो आपने बात की कि जी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को तो कोलैबोरेशन मिलता है और हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस को क्यों नहीं मिलता। देखिए, एक तो हमने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया हुआ है और इस बिज़नेस में वो लोग, वो जो डिसीजन मेकर हैं, जो जिन्होंने एक्चुअली पॉलिसीज़ डिवाइस करनी होती है एजुकेशन की, वो खुद इन्वॉल्व हैं। तो क्यों कोई अपनी इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके सरकारी स्कूलों को और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। बहरहाल फिर भी अगर आप इस बात को आगे लेके बढ़ें कि हमें फ्यूचर में अपनी एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर करना है और ये आने वाले दौर में हमने अगर एजुकेशन में अपने आप को खित्ते में कंपैटिबल करना है। अब आप तो वेस्टर्न की बात कर रही हैं, हम तो अपने खित्ते में ही, एशिया में भी, साउथ एशिया में भी हम कंपैटिबल नहीं है एजुकेशन सिस्टम में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बैरिस्टर साहब, थोड़ा सा मुझे बताएंगे ज़रा कानून के हवाले से कि ऐसे कौन से कवानीन हैं जो कि ज़ाहिर है वालिदैन की सपोर्ट में हैं और ये इदारे जो कि प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, ये खिलाफ कानून यहाँ पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, कुछ उस पर रोशनी डालिए ताकि वालिदैन को पता चल सके कि वो अपने हक में आवाज़ उठा सकते हैं या अपने लिए अदालतों से रुजू कर सकते हैं जहाँ पर उनकी हक तलफी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की है। कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है कि आपने एजुकेशन हर बंदे तक पहुंचानी है। तो पहली जिम्मेदारी तो आती ही स्टेट की है। ये अलग बात है कि अब स्टेट वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं या उसमें कैपेसिटी नहीं और विलिंगनेस नहीं है करने के लिए। दूसरा, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इनको कानून बिल्कुल ऐसे ही लेता है जैसे कोई कारोबार है। और अगर आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपके पेरेंट्स के जो राइट्स हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली मेंशन है, कंज्यूमर्स में भी, पेरेंट्स में भी, और फिर एजुकेशन बोर्ड्स जो हैं, हर एरिया में एक एजुकेशन बोर्ड मॉनिटर कर रहा है, जैसे इस्लामाबाद बोर्ड है, कराची बोर्ड है, सिंध बोर्ड है। सो ये सारे बोर्ड्स जो हैं इनके अंदर ये इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फॉरेन लिंक्ड हैं, दे आर आल्सो रेगुलेटेड बाय जो है HEC। तो इस सारे इंस्टीट्यूशंस में हर जगह पे पेरेंट्स को और चाइल्ड्स को प्रोटेक्शन अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्कूल हैं वो बगैर कुछ बताए एडवांस नोटिस किए फ़ीस को बढ़ा देते हैं। कुछ है जिन्होंने फ़ीस के अलावा एक्स्ट्रा कास्ट इतनी डाली हुई है कि पेरेंट्स के ऊपर वो बहुत बड़ा बोझ है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास फोरम्स मौजूद हैं। मसला अवेयरनेस का है, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स की अवेयरनेस नहीं है तो वो कभी उन फोरम्स पर जाते नहीं है कि जहाँ से उन्हें रिलीफ मिले, और इसी चीज़ का ये इंस्टीट्यूशन फायदा उठाते हैं। अच्छा, एक फ़ायदा और है जो कि ये भरपूर उठा रहे हैं और आपसे नहीं कब से उठा रहे हैं। अगर आप इन प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन के लिए जाएं तो ये नया साल शुरू होने से पहले जब आपको बुक्स की लिस्ट देते हैं तो बाकायदा तौर पर वजह करते हैं कि सिर्फ ये 1-2 बुक डिपोज हैं जहाँ से आपको किताबें मिलेंगी, और ये स्कूल के कवर पेज के ऊपर मतलब उसका नाम होता है स्कूल का, और आपको यही ख़रीदनी है। इसके अलावा कोई ऐसी कॉपी नहीं है जिस पर आप लिख सकते हैं, उनका जाहिर है उसके ऊपर लोगो नहीं मौजूद है स्कूल का। तो ये क्या वजह है कि आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है? और अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या पेरेंट्स कुछ करना चाहते हैं तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां वो जाएं और जाकर बात करें कि किस किस्म की मोनोपोली है, ये क्या गुंडागर्दी है कि आपने यही किताबें कॉपियाँ खरीदनी और इतने की मिलेंगी और यहीं से लेनी है? आप पूरी दुनिया घूम के देख लें, किसी जगह पर भी इस तरह के कोई, बल्कि आप वेस्ट में तो जाएं तो वहाँ पर इनफैक्ट बच्चों को किताबें भी स्कूल में लाने देते कहते हैं कि हम आपको बुक्स देंगे, यू जस्ट कम एंड स्टडी। हमारे यहाँ तो ये उल्टा निज़ाम है, आप फीस सेपरेट चार्ज करते हो और फिर किताबों के और यूनिफॉर्म को पता नहीं। बैरिस्टर साहब, वहाँ तो आराम भी करवाया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, खिलाया भी जाता है, और बाकायदा अगर आप अपना लंच बॉक्स भूल गए हैं तो आपको खिलाते भी अपने पास से हैं। ये सिर्फ यहीं पे सिस्टम है कि जहाँ पे सब खुद करना है। बिल्कुल। अब इस तरह की जब बात है तो देखिए, अब ये सारे इदारे जो है ना ये रेगुलेटेड हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, और एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर बाकायदा इनके ट्रिब्यूनल्स हैं, इनकी आप वहाँ पर इनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल इनको सुनता भी है। लेकिन ना तो लोग फॉलो अप करते हैं, और फ्रैंकली ये इतना बड़ा माफिया बन चुका है ये एजुकेशन स्कूल्स, इन्होंने आपस में कार्टल्स बनाए हुए हैं, दे ऑल प्रोटेक्ट ईच अदर। तो इंडिविजुअल्स को जब भी इनके खिलाफ रिलीफ लेने के लिए जाना पड़ता है तो उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। नहीं, अब ये आपने बताया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में इस हवाले से कुछ है प्लेटफॉर्म्स जिस पे आप जाके आवाज़ उठा सकते हैं, ज़रा उस पर ज़रा खुल के बताइए ना कि अगर मैंने कंप्लेन दर्ज करनी है अपने बच्चे के स्कूल के हवाले से कि भाई यहाँ पे ये ज्यादती है कि इतनी महंगी कॉपियाँ मिल रही हैं और आपको पता है कि उसकी फिर रेप्लिका
लोग उर्दू बाजार में धक्के खा के तलाश करते हैं। तो क्या वो फ़ायदा भी मुझे होगा जाने का एजुकेशन मिनिस्ट्री में? किससे बात करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है? देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास वो सारी अथॉरिटीज़ हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट या सरकारी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए होती है। तो पहला बुनियादी फोरम तो वही है कि वहाँ पर जाकर आप एक कंप्लेन, शिकायत दर्ज करें और फिर उसके ऊपर फॉलो अप करें। मेक श्योर करें कि जब आप जाएँ, आप कंप्लेन रजिस्टर करवाएं, तो आप उसको ऊपर एक डायरी नंबर लगवाएं। जब आपकी कंप्लेन के ऊपर आपका डायरी नंबर लग जाएगा तो उसके बाद उन्होंने उस कंप्लेन को प्रोसेस ज़रूर करना है, वो रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते। हमारे लोग क्या है, दरखास्त तो दे आते हैं लेकिन उसकी कापी ओरिजिनल रिसीविंग नहीं लेके आते या उसको प्रॉपर फाइलिंग नहीं करते, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशंस आगे बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर आप एजुकेशन में या किसी भी इदारे में आपने अगर कंप्लेन करनी है, आपका कोई आपका राइट इन्फ्रेंज हुआ है या आपको लगता है कि आपके साथ किसी ना किसी जगह पर ज्यादती हुई है, तो यू हैव टू गो, यू मेक अ कंप्लेन एंड टेक अ कॉपी ऑफ दैट, और फिर उसको आप फॉलो अप करें। फिर आप किसी से एडवाइस लें। वहाँ पर भी आपके अंदर इनफैक्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर भी एक प्रॉपर सेल बना होता है। यू कैन गो, यू कैन टेल देम कि जी ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इस बात के खिलाफ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि इन्होंने बाकायदा इनको गाइडेंस है एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, आप ये चार्ज कर सकते हैं और ये चार्ज नहीं कर सकते। तो कुछ तो बिल्कुल ही बिलेटेड वायोलेशंस हैं जिनके लिए आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ ग्रेज एरियाज हैं जहाँ पर आपको प्रूव करना पड़ता है कि जी ये एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट देयर पॉलिसीज। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आप जा सकते हैं। बिल्कुल, इस पे बाकायदा कैंपेन्स चलने चाहिए, ये अवेयरनेस पेरेंट्स को देनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि इनकी ये जो ये कारोबार है ये तो बंद हो ना जो इन इदारों ने खोला हुआ है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहरुख अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ है, हमारे मार्शल आर्ट्स के इरफान मसूद, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। यहाँ पे एक बनाना मुश्किल होता है, इन्होंने सेंचुरी बना ली है। इरफान मसूद ने कारनामा सिर्फ 8 साल में अंजाम दिया है। इरफान मसूद ने इटली के मार्सेलो फेरी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अब ये नई सेंचुरी मुकम्मल की है रिकॉर्ड्स की। इससे पहले इटली के मार्सेलो ने पाँव की उंगली से 56 किलो वजन उठाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया था और अब इरफान ने 63 किलो वजन उठाकर उनका ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो इरफान वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 8 साल से कम अरसे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सेंचुरी मुकम्मल की है। तो उनसे मुलाकात करते हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माशाल्लाह सेंचुरी आपने बना ली है, लोगों से एक रिकॉर्ड नहीं बनता। बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत शुक्रिया। यकीनन बिल्कुल इसी तरह रिकॉर्ड कुछ जैसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक रिकॉर्ड बना लेते बस इसी पे बस कर लेते हैं। ये 2016 में मैंने जर्नी स्टार्ट की हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जब अप्रूव हो गई, तो ये यकीनन ये मेरे लिए काफी खुशी का मुकाम है। तो इरफान साहब थोड़ा सा बताएंगे कि इसके लिए कितनी मेहनत आपने की, और जाहिर है 63 किलो वजन उठाना वो भी एक उंगली से, ये इतना आसान काम तो नहीं है। तो ये किस तरह मुमकिन हो पाया? जी बिल्कुल, आसान तो नहीं है, मुश्किल है काफी। ये कुछ रिकॉर्ड जिनकी वीडियोस वगैरह मैंने देखी हुई थी, मार्सिलो के कुछ और भी इसी तरीके से रिकॉर्ड 100 पाउंड उसने उठाए हुए हैं और 80 पाउंड है, 60 पाउंड, तो वो भी इंशाल्लाह मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं। ये मैंने ट्राई किया। पहले तो ये था कि 40 पाउंड वजन था, वो मैंने ट्राई किया, फिर 60 पाउंड इसी तरीके से फिर आहिस्ता ये रिकॉर्ड जो थे उनको अटेम्प्ट करता गया। ये काफी डिफिकल्ट रिकॉर्ड था। एक उम्र से आपने 56 केजी के आसपास वेट उठाना था, तो ये था कि वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक करना था और कोशिश की कैसे रिकॉर्ड में तरीके से अटेम्प्ट कर लूँ कि उसको फिर थोड़ा मुश्किल हो। तो 73 केजी वजन फिर मैंने जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपको इनामी एक चेक दिया गया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, लेकिन आपने वो वापस कर दिया, तो आपको तो एक्नॉलेजमेंट मिल रही थी, आपने वापस क्यों कर दिया? सबसे पहले रिस्पेक्ट है। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो 5 लाख चेक हमारे लिए कोई मानी नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने जो हमारे मिनिस्टर थे उन्होंने बुलाया हुआ था वहाँ पे, डीजी थे, डीजी ने उस तरीके से मुझे हैंडल किया, डील किया कि जैसे बार्गेनिंग वगैरह, कभी कहते 1 लाख दे देंगे, कभी कहते 2 लाख। अगर वो मुझे 10,000 का चेक भी दे देते रिस्पेक्ट के साथ तो वो भी मैं ले लेता, लेकिन उनका जो तरीकाकार था वो मुझे पसंद नहीं है। उसी वजह से मैंने कहा कि स्पोर्ट्समैन की रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है, तो वो फिर उसी वजह से मैंने वापस कर दिया।
तो जब आपने नाराजगी का कुछ इजहार किया या वापस किया चेक, तो क्या उन्होंने आपको दोबारा बुलाया नहीं या उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की? बदकिस्मती ये कि जब मेरे सब रिचार्ज अप्रूव हो गए तो उस टाइम भी उन्होंने मुझे खुद नहीं बुलाया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ। फिर कुछ ट्वीट वगैरह मैंने किए थे, उसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया, वरना मुझे ख्याल नहीं था कि वो मुझे बुला लेते। बदकिस्मती ये कि सीएम हमारे इलाके के रजनी खान थे, लेकिन फिर भी उस लेवल पे उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, ना उस लेवल पे हमें इनकरेज किया। ये बड़े अफसोस की बात है, इनकरेज करना चाहिए और इस तरह से रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। आपको सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया है, आप गए थे तकरीब में, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और उससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, 2023 में मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला और 2024 में मुझे IPR की तरफ से प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला। ये हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए काफी एजाज की बात होती है कि हुकूमती लेवल पे सदर जो होते हैं वो हमें रिकॉग्नाइज करे। तो इसे ये सिर्फ नहीं है कि मुझे सदारती अवार्ड मिला, मेरे स्टूडेंट हैं, हमारे इलाके के जो लोग हैं उनकी भी हौसला अफजाई हुई, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे, उनको भी इसी तरीके से अवार्ड दो करें। सही। अच्छा इरफान साहब, अगला आपका क्या प्लान है? अब कौन सा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, किस पर काम हो रहा है? कुछ रिकॉर्ड मैंने इंशाल्लाह अटेंड किए हुए हैं, वो मैंने भिजवाए हुए हैं, और कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और कुछ रिकॉर्ड उन्होंने भी अटेंड किए हैं। हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ रिकॉर्ड तक महदूद ना हो। हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फाइट में खेल चुके हैं, उनको इंशाल्लाह वन UFC में मेरा प्लान है कि उनको वहाँ पे लेके जाऊँ। अच्छा इरफान साहब, कोई मैसेज जो कि आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म के तवसुत से? मैसेज तो ये है कि यहाँ पे क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स है, उस लेवल पे हमें सपोर्ट हासिल नहीं होती। हमारे जो प्लेयर्स है वो खुद अपनी मदद के तहत नेशनल इंटरनेशनल लेवल में पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हुकूमत ही सब मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे प्लेयर्स को वो सपोर्ट करे ताकि अच्छे तरीके से वो टेंशन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त के लिए, और ऑल द बेस्ट। ऐसे ही रिकॉर्ड बनाते रहें, मोशन करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है और आपको पता है कि अब वीकेंड है, आपने वीकेंड एंजॉय करना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया, बोल है दुनिया, बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।